तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमने हेडर, फुटर और कुछ पेजेस बना लिए थे। फ्रेंड्स, आज से हमारे ये ट्यूटोरियल एक नए पैटर्न पे टर्न लेगा और आज का ये ट्यूटोरियल हमारा बेस्ड होने वाला है डेटाबेस पे। हम आज देखेंगे कि SQL सर्वर पर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। और देन नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट एज्यूम करेंगे जो कि होगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, और कोशिश करेंगे एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की। तो आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास SQL सर्वर है। अगर आपने अभी तक SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले SQL सर्वर को इंस्टॉल कर लें। हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। यस फ्रेंड्स, तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमको विंडोज ऑथेंटिकेशन या सर्वर ऑथेंटिकेशन से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इससे भी करें, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें सर्वर ऑथेंटिकेशन से। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सर्वर है ये कई सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है, कई सर्वर्स को भी इसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकता है। अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारा लोकल सर्वर है, इसको यहाँ पे डेटाबेसेस हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटाबेसेस पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है न्यू डेटाबेस, इस पे क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट होगा, तो आइए इसे देते हैं ई-कॉमर्स या ई-कॉम। ठीक है, हमने एक ये डेटाबेस का नाम दिया और इसको हम ओके करके सेव करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो यहाँ पे टेबल्स आएंगे, प्रोग्रामेबिलिटी आएगी, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनको हम आगे समझेंगे। बट जो हमें मेन यूज करने हैं वो हैं टेबल्स। हमारे डेटाबेस में अभी आप देखिए तो कोई भी टेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे टेबल्स भी क्रिएट करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम बता दें कि अगर आप किसी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और अगर आप इसका बैकअप लेना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अभी हमको ये अनइंस्टॉल करना है या किसी और सॉफ्ट सिस्टम पे लेना है, तो आप यहाँ से टास्क में जाके बैकअप पे जाके ओके करेंगे तो ये आपकी एक बैकअप फाइल क्रिएट कर देगा जो कि आपके C ड्राइव में जनरेट होगी। अगर हम C ड्राइव पे आए और प्रोग्राम फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर SQL सर्वर, आप देखेंगे आपके पास ये दो हो सकते हैं या एक होंगे, जैसा भी यहाँ पे आते हैं। देखिए इसमें नहीं है आई थिंक, तो हम इसको चेक करते हैं। रिपोर्ट सर्वर, टिंग सर्वर, आई थिंक यहाँ भी नहीं है। SQL सर्वर, MySQL बैकअप, यस। तो फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है आपके सिस्टम में एक बने हो या दो बने हो। तो यहाँ पे हमारे इस ड्राइव पे
MS SQL के अंदर बैकअप का फोल्डर है, इसके अंदर आप देखेंगे, इसको एक बार कंटिन्यू कर दें तो वो एक BAK फाइल जनरेट हो चुकी है। हम इस फाइल को कॉपी करके किसी भी सिस्टम पे जाके वहाँ से इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। और अगर रीस्टोर करने की बात करें तो मान लीजिए हमने उसको कॉपी किया और हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें, ठीक है, ये हमारी BAK फाइल है। अगर हम आए और इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई डेटाबेस है ही नहीं, कहीं और बना था, और अब हम इसको इस पर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रीस्टोर डेटाबेस, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइस, यहाँ पे ब्राउज करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक फाइल दिख रही है। एक्चुअली में मैं इसको भी डिलीट करता हूँ पहले, वेट अ मिनट। ये C ड्राइव वाली हमारी है ना, जो हमने यहाँ पे बना के रखा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया है और अगर हम इसे क्लोज कर दें, बंद करते हैं, और अगर हम ये कहीं से ले आते हैं तो हमको क्या करना होगा, अपने बैकअप फोल्डर के अंदर इसे रखना पड़ेगा। प्रोग्राम फाइल SQL सर्वर 11 MS बैकअप, यहाँ पे हम इस फाइल को रखेंगे। देन आप इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद रीस्टोर डेटाबेस डिवाइस ऐड, और इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, देन आप जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए ecom रीस्टोर सक्सेसफुली, और यहाँ पे फिर से ये डेटाबेस बन जाएगा। आपके सारे डेटा भी यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे, जो कुछ भी आपके इस डेटाबेस के अंदर रहेगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम यहाँ पे एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल पे आएंगे, राइट क्लिक, न्यू टेबल। यहाँ पे हम अपनी फील्ड्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मल हम किसी यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, मल्टीपल यूजर्स की, तो उनके लिए पहले तो आईडी जनरेट कराएंगे जो कि ये होगी, और इसको हम इंटीजर रखते हैं। देन उसका नाम है ना, उसके कॉन्टैक्ट, इस तरह से बनाएंगे। इसके पहले मैं आपको बताऊं, अभी अगर इन दोनों को डिलीट कर दें, यहाँ से आप इन फील्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। आईडी जो होती है हमारी यूनिक होती है, इसलिए यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और सेट प्राइमरी की करेंगे, तो ये एज ए प्राइमरी की वर्क करेगा। और अगर हम इस पर यहाँ पे ये जो कॉलम प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे आके इसकी एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको एक्सपेंड करें और ये जो नो है इसको डबल क्लिक करके यस कर दें और इसे सेव कर देते हैं, है ना। तो ये टेबल का नाम मांग रहा है कि किस नाम से आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं, तो हम दे देते हैं यूजर्स, जो हमारे नॉर्मल यूजर्स होंगे, या मेंबर डाल देते हैं। ओके, तो ये सेव हो गया। अगर आप टेबल एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंबर्स की टेबल बन के आ गई है। अब आप इस पे और भी फील्ड्स बना सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इसका पासवर्ड भी आपके पास होगा कुछ।
ठीक है। और आप ले सकते हैं इनका एड्रेस, सिटी, पिन, स्टेटस की फील्ड ये बताएगी कि इनका अकाउंट एक्टिव है, डीएक्टिव है, इस टाइप की चीज़ें, तो हम इसे भी रख लेते हैं। और फ्रेंड्स इधर आप देखिए कि ये डेटा टाइप्स हैं कि आप किस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नेम है nchar, ये कैरेक्टर लेगा लेकिन 10 डिजिट तक ही ले सकता है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे nvarchar लें, ये आपके नंबर और वेरिएबल यानी कि नंबर और कैरेक्टर्स दोनों को स्टोर कर पाएगा। इसकी वैल्यू जो यहाँ पे होती है 50, आप 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको कहूँगा कि इसको मैक्स सेट कर दें। इससे क्या होगा कि आप कितने भी इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अब जो हमारा सर्वर है इस पे स्पेसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है। लाइक अगर आपके 10 कैरेक्टर्स के डेटा स्टोर होंगे तो उसका साइज 10 के ही इक्वल होगा, ना कि उससे ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके बाकी पे भी पेस्ट कर सकते हैं। आप इंटर करते जाइए और कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल S से इसे हम दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट किस टाइम पे ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने एक डेट टाइम से एक फील्ड बनाई। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डेट टाइम। देखिए अब ये क्या करेगा, केवल एक डेट और टाइम को ही स्टोर करेगा, अदर और किसी चीज़ को स्टोर नहीं करेगा। आपके सिस्टम पे एरर जनरेट होगी। ठीक है, इसको भी हमने सेव कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस टेबल में डेटा इंटर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम यहाँ पे आए, मेंबर्स पे राइट क्लिक करें, तो आप देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन व्यू मिल रहा है। सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, ये 1000 डेटा को शो कराएगा। आप एडिट टॉप 200 रोज को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो आप देखिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अगर हम यहाँ पे नेम डालें, कुछ हमने नाम दिया, एक ईमेल आईडी दी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, पिन, स्टेटस एक्टिव रखते हैं। डेट एंड टाइम क्या हो सकता है, अगर ये सही रहेगा तो ये लेगा, अदरवाइज आपको वार्निंग देगा। आप देखिए हमने दिया डेट और ये अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया है ना। तो हम एक प्रॉपर डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी करेंगे C# के थ्रू। और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके भी क्वेरी के थ्रू देख सकते हैं। ये क्वेरीज हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर्स। तो आप देखिए ये पूरा डेटा दे रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे और भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल को मैं इसे क्लोज करता हूँ। इस टेबल में आपको कोई फील्ड के नेम चेंज करने हैं,
लाइक यहाँ पे आए हम मेंबर, और डिजाइन पैटर्न में जाके आप किसी भी फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। डेट टाइम नाउ कर दिया हमने और इसको सेव कर दें तो ये सेव हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, आप फील्ड्स को नहीं चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कोई डेटा है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो फील्ड्स वेरिएबल हैं इनको आप नहीं चेंज कर सकते अगर आपकी इस टेबल में डेटा है तो। अगर आप इनमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पे सेलेक्ट पे आए, स्क्रिप्ट पे आए। देखिए ये ड्रॉप की स्क्रिप्ट है, इसको रन कराएंगे तो ये टेबल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। क्रिएट से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप एंड क्रिएट से ये टेबल पहले ड्रॉप होगी, देन एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। आइए हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोड्स जनरेट हुए हैं, सिंपली ये ड्रॉप के लिए यहाँ पे है और बाकी की चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करने के लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में आके क्रिएट टू न्यू स्क्रिप्ट करूँ तो आप देखिए ये वही कोड है जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना क्रिएट करने के लिए। बस यहाँ पे एक चीज़ और यूज हो गई है जो हमें पहले इस टेबल को ड्रॉप करेगी, डिलीट करेगी, देन ये न्यू टेबल यहाँ से जनरेट होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ईमेल को ईमेल आईडी अगर हम कर दें और इसको एग्जीक्यूट यहाँ से कराएं तो ये यहाँ पे पहले ये टेबल पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी, देन एक ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम इसको एडिट करें तो आप देखिए ये टेबल में ईमेल आईडी आ गई और जो भी हमने डेटा एंटर किया था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डेटाबेस की प्रॉपर्टीज थी। आज हमने देखा कि डेटा टेबल और डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम अपने C# कोड से यहाँ पे डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं और इससे हम लोग लॉगिन बनाएंगे, साइन अप बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।